नमस्कार। आज हम दिल्ली के एक आश्रम से जुड़े उस मामले पर बात कर रहे हैं जहां स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। जी। चलिए, इस पूरी स्थिति के मतलब जो मुख्य पहलू हैं उन पर थोड़ा गौर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जो मामला है, ये गुरु शिष्य जैसे भरोसे के रिश्ते में ताकत का, कह सकते हैं, एक भयानक दुरुपयोग दिखाता है। जानकारी में जो बताया गया है, बात सिर्फ जबरदस्ती या शारीरिक संपर्क तक ही नहीं है। सही। यहाँ जो एक शायद कमजोरी दिखती है वो ये कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे भरोसे की आड़ में एक पूरा जाल बुना गया हो। हाँ, और ये तथ्य कि 17 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दिया है, ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना गंभीर है। बिल्कुल। और जिस तरह के तरीके इस्तेमाल हुए, अश्लील मैसेज भेजना, विदेश ले जाने का लालच देना, ये सब पद के गलत इस्तेमाल की तरफ ही इशारा करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ लालच या धमकी का मामला नहीं है। इसमें एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी शामिल है ना? जब कोई गुरु की जगह पर बैठा व्यक्ति ऐसा करता है तो शिष्य के लिए मतलब विरोध करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो कमजोरी सिर्फ उस व्यक्ति मतलब स्वामी के किरदार में नहीं, बल्कि शायद उस पूरे माहौल में भी है जहां ऐसी हरकतें पनप सकीं। हाँ। तो सुझाव शायद ये हो सकता है कि इस पहलू को और गहराई से देखा जाए कि कैसे इस तरह के बंद संस्थानों में, जहां गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है, वहां ये ताकत का संतुलन कैसे बिगड़ता है और फिर आवाज उठाना लगभग नामुमकिन सा क्यों हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो जानकारी सामने आई है कि आश्रम का स्टाफ, जैसे कि वो वार्डन का जिक्र है, कथित तौर पर इसमें शामिल था, वो इसे और भी ज्यादा मतलब गंभीर बना देता है। हाँ, क्योंकि फिर ये सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी नहीं रह जाती। वही तो, यहाँ सिस्टम की कमजोरी दिखने लगती है। तो सुझाव के तौर पर इस बात की पड़ताल बहुत जरूरी है कि क्या ये स्टाफ की मिलीभगत कहीं एक स्थापित तरीका तो नहीं बन गया था। क्या आश्रम के अंदर शिकायत करने का या मदद मांगने का कोई सुरक्षित रास्ता था ही नहीं? और अगर कोई ऐसी व्यवस्था थी तो वो नाकाम क्यों रही, ये सवाल उठते हैं। और वो जो चैट के उदाहरण दिए गए हैं, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश लेकर चलूंगा, या वो धमकी की अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। हाँ, ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेल और धमकी है। साफ दिखता है कि वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके छात्राओं को मजबूर कर रहा था। बिल्कुल। तो यहाँ कमजोरी सिर्फ नैतिक पतन की नहीं है, बल्कि एक तरह की आपराधिक मानसिकता की भी है। सही। तो सुझाव ये है कि जांच में सिर्फ यौन शोषण के आरोपों पर ही फोकस ना हो, बल्कि इस पूरे पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डराता धमकाता था। और ये तथ्य कि वो 12 साल से वहां आश्रम का संचालक था और स्टाफ भी, जैसा कहा जा रहा है, मिला हुआ था, ये इशारा करता है कि ये सब शायद बहुत लंबे समय से चल रहा था। हाँ, संभव है। और इसे संस्था के अंदर ही कहीं ना कहीं या तो अनदेखा किया जा रहा था या शायद छिपाया जा रहा था। सवाल ये भी है कि क्या ये एक संगठित तरीके से हो रहा था, ये जानना बहुत अहम है। अच्छा, अब दूसरे अहम पहलू पर आते हैं। वो है स्वामी की जो सार्वजनिक छवि थी और उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके बीच का जमीन आसमान का फर्क। हाँ, ये वाकई। जानकारी के मुताबिक बाहर दुनिया के लिए वो कैसा था? भगवाधारी, अच्छी फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला, महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाला गुरु। जी। और दूसरी तरफ आरोपों की दुनिया बिल्कुल अलग है। यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी, फिर वो 50 लाख की वॉल्वो बारी रखना जो किसी और के नाम पर है, और उस पर भी फर्जी नंबर प्लेटें लगाना। यहाँ कमजोरी सिर्फ ये नहीं कि उसका दोहरा चरित्र था, बल्कि सवाल ये उठता है कि कैसे कोई इतने लंबे समय तक ये दिखावा कायम रख पाया। हाँ, ये विरोधाभास असल में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि बाहरी आवरण कितना भ्रामक हो सकता है ना? बिल्कुल। खासकर आध्यात्मिक गुरुओं के मामले में, जहां लोग बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं। सही। सुझाव यह है कि हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि समाज ऐसी बाहरी छवियों पर इतना क्यों निर्भर करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात वो जानकारी है जिसमें उसके पुराने आपराधिक इतिहास का जिक्र है। हाँ, वो जो 2009 का मामला। हाँ, 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में छेड़छाड़ का केस, फिर 2016 में वसंत कुंज नॉर्थ में दूसरा केस, और फिर मठ की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस। तो कमजोरी यहाँ सिस्टम की प्रतिक्रिया में दिखती है।
क्या इन पुराने मामलों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पहले के मामलों में कोई सख्त कार्रवाई हुई होती तो क्या आज ये नौबत आती? शायद नहीं। यहाँ कमजोरी शायद पिछली चेतावनियों को नजरअंदाज करने में है। बिल्कुल। तो सुझाव ये है कि इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। क्या पहले की जो जांच हुई थी उनमें कोई कमी रह गई थी? क्या सबूत काफी नहीं थे या मामलों को किसी तरह रफा दफा कर दिया गया था? जानकारी ये नहीं बताती कि उन पुराने केसों का अंजाम क्या हुआ, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सिस्टम ने पहले ही खतरे की घंटी को अनसुना कर दिया था। बिल्कुल। और जब स्रोत उसे 16 साल से सीरियल ऑफेंडर बता रहा है और कुल मिलाकर 5 केस दर्ज होने की बात आ रही है, 2 छेड़छाड़ के, 1 धोखाधड़ी का और अब ये मौजूदा मामला, तो ये साफ है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक आदत या कहें कि एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। हाँ। और फिर वो 50 लाख की लग्जरी गाड़ी जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है और उस पर कई दूतावासों की नंबर प्लेट मिलना, ये सब एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं जो शायद कानून और नियमों को तोड़ना अपनी शान समझता है। लगता तो ऐसा ही है। यहाँ कमजोरी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि शायद उस पूरे इकोसिस्टम की भी है जिसने उसे ऐसा करने दिया। सही। तो सुझाव ये है कि जांच में इन पुराने मामलों के रिकॉर्ड और उनमें हुई कार्रवाई की समीक्षा भी होनी चाहिए। इससे शायद पता चल सकता है कि चूक कहाँ हुई थी। हाँ, ये जरूरी है। ये सब उसकी जो आध्यात्मिक छवि है उसके बिल्कुल उलट है और एक गहरे धोखे की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो संस्थागत प्रतिक्रिया हुई है और जांच में जो चुनौतियां आ रही हैं। जी। जानकारी के हिसाब से देखें तो पीए मुरली की औपचारिक शिकायत के बाद एक्शन तो हुआ है, स्वामी पर केस दर्ज हुआ है, आश्रम ने उसे पद से हटा दिया है और पुलिस जांच कर रही है। 32 छात्राओं के बयान लिए गए, जिनमें से 17 ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क जैसे सबूत भी जब्त किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि कम से कम अब मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, एक्शन दिख तो रहा है, पर इसमें कई पेच हैं जो चिंता पैदा करते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी या चुनौती तो यही है कि मुख्य आरोपी यानी स्वामी पिछले 1.5 महीने से फरार है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस को शक है कि वो देश छोड़कर भाग सकता है, इसीलिए लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। अच्छा। अब जब आरोपी ही पकड़ से बाहर हो तो न्याय कैसे मिलेगा? ये जांच के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। सुझाव ये है कि उसकी फरारी में मदद करने वालों की पहचान करना अब बेहद जरूरी हो गया है। क्या कोई उसे छिपा रहा है या भागने में मदद कर रहा है? इस एंगल पर भी काम करना होगा। और दूसरी बड़ी कमजोरी जो दिख रही है वो है सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका। हाँ, वो चैट्स वाली बात। हाँ, जैसा कि बताया गया कि कई छात्राओं के मोबाइल से चैट डिलीट कर दिए गए थे। ये महज इत्तेफाक तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे सीधे सबूत मिटाने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ कमजोरी जांच प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास में दिखती है। सुझाव ये है कि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए जो भी तकनीकी मदद चाहिए वो ली जानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये डिलीट कब और किसके कहने पर किए गए। क्या ये स्वामी ने खुद किया या उसके सहयोगियों ने इसमें मदद की? बिल्कुल सही। और पुलिस का जो बयान है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा, ये दिखाता है कि वो भी इस संभावना को देख रहे हैं कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, शायद आश्रम के स्टाफ से ही हो सकता है। और ये जो आश्रम के गेट पर बाउंसर लगा दिए गए हैं और सुरक्षा एकदम कड़ी कर दी गई है, ये भी थोड़ा अजीब है। की कोशिश कर रही है या शायद अपनी छवि बचाने में लगी है? हाँ, ये भी एक सवाल है। यहाँ कमजोरी पारदर्शिता की कमी में हो सकती है। तो सुझाव है कि जांच सिर्फ स्वामी तक ही सीमित न रहे, बल्कि आश्रम के पूरे मैनेजमेंट और उन स्टाफ सदस्यों की भूमिका की भी गहन जांच हो जिनके नाम सामने आए हैं, जैसे कि वो वार्डन। सही। फरार आरोपी को ढूंढना और डिलीट हुए सबूत रिकवर करना, ये दोनों ही मुश्किल काम हैं, लेकिन न्याय के लिए ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले के विश्लेषण को देखें तो कुछ मोटी बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला, ये मामला दिखाता है कि कैसे गुरु शिष्य जैसे एक पवित्र माने जाने वाले रिश्ते की आड़ में भरोसे का कत्ल किया जा सकता है और कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके यौन शोषण जैसा गंभीर अपराध किया जा सकता है। यहाँ कमजोरी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अंध भरोसे की भी है जो ऐसे लोगों को इतनी ताकत दे देता है। दूसरा,
स्वामी की जो बाहरी छवि थी और उसके जो असल कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसमें उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी शामिल है, उसके बीच का गहरा विरोधाभास। हाँ। ये न सिर्फ व्यक्तिगत पाखंड को दिखाता है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि कैसे समाज और शायद संस्थाएं भी ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करती रहीं। तो कमजोरी यहां सिर्फ व्यक्ति के दोहरेपन में नहीं, बल्कि सिस्टम की संभावित अनदेखी या विफलता में भी है। और तीसरा, औपचारिक शिकायत के बाद कार्रवाई तो हुई है, लेकिन उसके बावजूद जांच कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। जी। हाँ, मुख्य आरोपी का फरार होना और सबूत मिटाने की कोशिशें ये न्याय की राह में बहुत बड़े रोड़े हैं। यहाँ कमजोरी हमारी न्याय प्रणाली की सीमाओं और ऐसी जटिल स्थितियों से निपटने की क्षमता पर भी सवाल खड़े करती है। हाँ, ये सारे बिंदु हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे ताकत, खासकर जब वो धर्म या अध्यात्म के आवरण में लिपटी हो, कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। और ये भी कि ऐसी संस्थाओं की जवाबदेही तय करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना कितना मुश्किल हो सकता है। ये कुछ गहरे पहलू हैं जिन पर आगे भी नजर रखने और सोचने की जरूरत है। उम्मीद है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी और सच सामने आएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। और अगर इस मामले में कोई अपडेट या सुधार आप देखते हैं तो हमें दोबारा भेज सकते हैं। जरूर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।